नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं हरीश रावत। फिक्स स्टडी के अंतर्गत आप लोगों को भारत के भूगोल को समझना और पढ़ना हम लोग प्रारंभ करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को हल्का सा ज्योग्राफी का परिचय दे देता हूँ कि ज्योग्राफी के अंतर्गत क्या क्या पढ़ा जाएगा और क्या क्या नहीं पढ़ा जाएगा। ये जो भारत है, इस भारत के अंतर्गत मूल रूप से हम लोग इसकी स्थिति और विस्तार को प्रारंभ करने से पहले ये समझेंगे कि कहाँ से इसे प्रारंभ करें तो हमें पूरा समझ में आए। ये जो भारत है, इस भारत का हम लोग भारत का स्थिति एवं विस्तार देखेंगे। इस भारत की स्थिति और विस्तार के अंतर्गत इसे समझने से पहले हम लोग ज्योग्राफी को समझेंगे कि भारत जो है संपूर्ण विश्व में 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। भारत पूरे विश्व में अपना एक अलग स्थान रखता है। इस भारत को समझने से पहले हम लोग ये 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश और 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर और 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य भारत कैसे आया, कैसे इस स्थिति और विस्तार को निकाला जाता है, वहीं से हम समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हमें भूगोल का वास्तव में छोटे से छोटा एक परिचय समझना होगा। अब हम वास्तव में ज्योग्राफी का परिचय समझेंगे, जिसके बाद वहीं भारत की स्थिति और विस्तार को समझेंगे। लेकिन पहले ये समझना अति आवश्यक है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक वो अक्षांश और देशांतरीय स्थिति कहाँ से आई, वो 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश और 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर और 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर कहाँ से निकलकर सामने आया। इसे हम देखने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि ये जो ज्योग्राफी शब्द है, ये ज्योग्राफी शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द माना जाता है, जिसका हिंदी पर्याय भूगोल माना जाता है। भूगोल भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, भू प्लस गौल से। भू का तात्पर्य पृथ्वी से लिया जाता है और गोल का तात्पर्य गौल से लिया जाता है। अर्थात पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है। यहाँ तक निर्धारण किया गया कि जो ज्योग्राफी है, ये ज्योग्राफी भी अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो ज्योग्राफी शब्द का पहला प्रयोग यूनानी भूगोल वेता इराटोस्थनीज के द्वारा किया गया, लगभग 3री शताब्दी में। इराटोस्थनीज के द्वारा जब ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया गया तो ज्योग्राफी शब्द का जनक इराटोस्थनीज को कहा गया। ज्योग्राफी शब्द का जनक इराटोस्थनीज को कहा गया। इराटोस्थनीज ने कहा कि ये जो ज्योग्राफी शब्द है, ये 2 शब्दों से मिलकर, अर्थात ये जो ज्योग्राफी शब्द है, ये ग्रीक या यूनानी या इसे रोमन भी कहते हैं, रोमन, ग्रीक, यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है।
दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें एक शब्द है GEO, जियो, और दूसरा शब्द है GRAPHY, ग्राफी। जियो का तात्पर्य पृथ्वी से लिया जाता है और ग्राफी का तात्पर्य ग्राफोज से लिया जाता है, और ग्राफोज का तात्पर्य वर्णन से लिया जाता है, वर्णन से लिया जाता है। अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल, भूगोल या ज्योग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? ज्योग्राफी। अर्थात ये जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी शब्द जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द माना जाता है। अंग्रेजी भाषा के शब्द ज्योग्राफी का हिंदी पर्याय भूगोल माना जाता है। भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना है, एक भू और दूसरा गोल। भू का तात्पर्य पृथ्वी से और गोल का तात्पर्य गोल से लिया जाता है, अर्थात पृथ्वी गोल है। आगे ये जो ज्योग्राफी है, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इस इराटोस्थेनीज के द्वारा किया गया। इराटोस्थेनीज ने कहा कि ये जो ज्योग्राफी है ये ग्रीक या यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, एक जियो और दूसरा ग्राफी। जियो का तात्पर्य पृथ्वी से लिया जाता है और ग्राफी का तात्पर्य वर्णन से लिया जाता है, अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल या ज्योग्राफी कहलाता है। इस प्रकार ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जिस विद्वान के द्वारा किया गया उसे इराटोस्थेनीज कहता है, और इराटोस्थेनीज को ही ज्योग्राफी शब्द का जनक कहा जाता है। याद रखना, शब्द का जनक है मात्र। किसका जनक है? शब्द का जनक। आगे हिंदी पर्याय समझाया था कि भू और गोल, भू प्लस गोल, अर्थात पृथ्वी क्या है? गोल। पृथ्वी क्या है? गोल। इसे यहाँ पे आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी समझा हमने कि इराटोस्थेनीज से कहा कि भाई पृथ्वी गोल है, तो ये हमने इराटोस्थेनीज की बात मानी और बता दिया कि पृथ्वी क्या है? गोल है। ये रही पृथ्वी और पृथ्वी गोल है। इस गोल ब्लैंक गोले के माध्यम से संपूर्ण विश्व को समझना एक असंभव सी बात है कि हम पूरे इस खाली गोले से क्या पृथ्वी को समझ सकते हैं? क्या नहीं समझ सकते। इसे समझने के लिए आधुनिक समय में, यानी कि 15वीं शताब्दी के बाद के आधुनिक समय के अंतर्गत, उस आधुनिक समय में कहा गया कि भाई पृथ्वी है और पृथ्वी गोल है। ये पहला निर्धारण इराटोस्थेनीज के द्वारा दिया गया, इराटोस्थेनीज के द्वारा दिया गया। और इराटोस्थेनीज ने कहा कि पृथ्वी वास्तव में गोल है, और ये जो पृथ्वी गोल है, इस गोल के माध्यम से, इस ब्लैंक गोले से पूरे पृथ्वी को समझा नहीं जा सकता। अब हम इसमें कैसे पता लगाएंगे कि अमेरिका कहाँ है, भारत कहाँ है, हम लोग कहाँ रहते हैं, कहाँ हम लोगों का घर है, कैसी जलवायु है, कहाँ पहाड़ है, कहाँ पर्वत है, कहाँ मैदान है, कहाँ पठार है। ऐसे संपूर्ण पृथ्वी को समझना एक असंभव सी बात है। तो क्या इस खाली गोले के माध्यम से क्या पृथ्वी को समझा जा सकता है? क्या बिल्कुल नहीं समझा जा सकता। आगे 15वीं शताब्दी के अंतर्गत पृथ्वी के गोल को लेकर निर्धारण हुआ, और ये जो इराटोस्थेनीज विद्वान है, इन इराटोस्थेनीज विद्वान का मात्र यहीं तक का सफर रहा, ये मात्र शब्द के ही जनक रहे और आगे कुछ नहीं कहा इन्होंने। 15वीं शताब्दी के दौर के अंतर्गत इस ब्लैंक गोले को लेकर सबसे पहले इसके आकार को लेकर समस्याएं पैदा हुई कि पृथ्वी का वास्तव में आकार क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसका स्वरूप क्या है। तो पहले तो ये निर्धारण किया गया कि पृथ्वी को समझने के लिए हम वास्तविक रूप से ग्लोब का प्रयोग कर सकते हैं। तो ग्लोब प्रारंभिक स्थिति में नहीं था, और प्रारंभिक स्थिति में पृथ्वी को इसे समझ भी नहीं सकते थे। उसके आकार को लेकर निर्धारण किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी लोगों के द्वारा, चाहे वो विद्वानों की सेमिनार हुई या आप लोग आपस में स्टूडेंट बात करके देखें कि भाई पृथ्वी का आकार कैसे हो सकता है। किसी बच्चे से पूछा गया आपके जैसे से कि बताओ बेटा पृथ्वी का आकार वास्तव में कैसा है, तो बच्चा जो फुटबॉल खेलता था उसने बोल दिया कि सर फुटबॉल के जैसा है, फुटबॉल के जैसा है। बिल्कुल सही है। ये लो, एक बच्चा है वो नारंगी खा रहा था, बोल दिया बच्चे ने नारंगी के जैसा है। बच्चे ने बोल दिया सर वो तो वॉलीबॉल के जैसा है, बॉल के जैसा है, या वो क्रिकेट की बॉल के जैसा है। अलग अलग निर्धारण और अलग अलग शब्द, जितने मुंह उतनी बातें। कहा गया कि भाई पृथ्वी का वास्तविक आकार तो ये हो सकता है, उसका ऐसा स्वरूप हो सकता है। आगे जाकर विद्वानों ने उसी अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के अंतर्गत पृथ्वी के वास्तविक आकार को लेकर यह निर्धारण किया गया कि पृथ्वी का वास्तविक आकार कैसा है। तो वास्तविक आकार, और पृथ्वी का जो वास्तविक आकार बताया गया वो बताया गया पृथ्वी है जियार्ड के भांति। किसके भांति? जियार्ड के भांति। कुछ बच्चों से बात जब नहीं कि सर ये जियार्ड क्या है, हम कैसे समझेंगे जियार्ड, हमने तो कभी जियार्ड देखा ही नहीं है। आगे जाकर कहा गया कि जियार्ड को ही हम लद्वक्ष गोलाब कह सकते हैं, लद्वक्ष गोलाब कह सकते हैं। लद्वक्ष गोलाब नहीं कहेंगे तो इसे आवलेट, लेट स्मेराइट,
अब बच्चों के बात मेजे में बैठी कि भाई आमलेट है, आमलेट के जैसा शब्द है और आमलेट बनता है अंडे का, तो वास्तव में हम यूँ समझ सकते हैं कि पृथ्वी जियाड लतवक्ष गोलाब और आउलेट स्फेराइट नहीं, बल्कि तो पृथ्वी तो अंडाकार है, अंडाकार। और ये रहा अंडा, ऐसा दिखता है देखने में, सबने देख रखा होगा आप लोगों ने। कि पृथ्वी कैसी हो सकती है कि पृथ्वी के आकार और वास्तविक स्वरूप को लेकर पृथ्वी के दो सिरे चपटे हो सकते हैं और पृथ्वी बीच में से उठी हुई है, ऐसी हो सकती है पृथ्वी। तो ये पृथ्वी को लेकर वास्तविक आकार हुआ और इसके आकार को लेकर निर्धारित किया गया कि भाई पृथ्वी है, पृथ्वी को हम ऐसे समझ सकते हैं। और पृथ्वी की अन्य गतिविधियों को समझने के लिए हमें पृथ्वी का एक मॉडल भी देखना होगा। मॉडल जब मोबाइल लेने जाते हैं तो जाते कहते हैं भाई मोबाइल की डीपी दिखाओ, तो पृथ्वी का एक मॉडल भी हो सकता है। मॉडल काल्पनिक रूप, काल्पनिक रूप, मॉडल को एक काल्पनिक रूप भी कहते हैं। और पृथ्वी का मॉडल या काल्पनिक रूप ग्लोब हो सकता है। क्या हो सकता है? ग्लोब। ये ग्लोब आप लोगों ने सबने देखा होगा, ये ग्लोब आप लोगों ने सबने देखा होगा। ये ग्लोब ऐसा दिखाई देता है, ये देख रहे हो आप लोग। इस ग्लोब के माध्यम से हम संपूर्ण पृथ्वी को समझ सकते हैं। इसे समझाने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में ये जो इराटोस्थनीज है, इस इराटोस्थनीज के द्वारा जब सबसे पहले ये निर्धारण किया गया कि भाई ज्योग्राफी को अंग्रेजी में, सॉरी भूगोल को अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहते हैं, फिर इसके आकार को लेकर निर्धारण हुआ। लेकिन पृथ्वी का वास्तव में आकार ये नहीं है भाई, पृथ्वी का वास्तविक आकार तो जियाड के भांति लतवक्ष गोलाब या आउलेट स्फेराइट या अंडाकार हो सकता है। पृथ्वी का मॉडल या काल्पनिक रूप ग्लोब हो सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखेंगे। अब पृथ्वी के अंतर्गत इराटोस्थनीज की मुहिम को आगे बढ़ाते हैं और इराटोस्थनीज की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि मात्र अभी तक उन्होंने ज्योग्राफी का एक शब्द ही दिया है कि भाई जो ज्योग्राफी है, और कहा है कि भाई पृथ्वी गोल है। इस गोल के माध्यम से हम संपूर्ण पृथ्वी को समझ नहीं सकते। जब पूरी पृथ्वी को हम लोग समझ नहीं सकते तो ज्योग्राफी के अंतर्गत ये देखेंगे कि जो इराटोस्थनीज ने कहा है कि पृथ्वी का वास्तविक आकार कैसा हो सकता है, जियाड के भांति लतवक्ष गोलाब आउलेट स्फेराइट हो सकता है, अर्थात अंडाकार हो सकता है। इसी पृथ्वी के अंतर्गत हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये इराटोस्थनीज ने कहा कि पृथ्वी गोल है और इस ब्लैंक गोले के माध्यम से पूरे विश्व को समझा नहीं जा सकता। आधुनिक समय के अंतर्गत जब सभी बातें इराटोस्थनीज से पूछी तो इराटोस्थनीज उन सभी बातों का जवाब देने में बिल्कुल असमर्थ रहे। जब वो इन बातों का जवाब देने में असमर्थ रहे तो एक विद्वान निकलकर सामने आए जिन्हें हम हिंकेटियस कहते हैं, हिंकेटियस। इन हिंकेटियस ने पृथ्वी को समझाने का प्रयास किया और पृथ्वी को समझाने के अंतर्गत आगे चलकर इस ब्लैंक गोले को समझने के लिए दो प्रकार की रेखाओं का प्रयोग किया गया। किनका प्रयोग किया गया? रेखाओं का प्रयोग किया गया। वो भी कितने प्रकार की? दो प्रकार की रेखाओं का या दो रेखाओं का प्रयोग किया। ये दो प्रकार की जो रेखाएं थी, इन दो प्रकार की रेखाओं को समझने से पहले हम रेखा की बात कर लेते हैं कि वास्तव में रेखा होती क्या है। क्या होती है रेखा? दो सरल बिंदुओं का योग रेखा कहलाती है। दो सरल बिंदुओं का योग रेखा कहलाती है। और ये जो रेखाएं थी, ये रेखाएं दो प्रकार की हो सकती है इस पृथ्वी को समझने के लिए। एक हो सकती है अक्षांश रेखा और एक हो सकती है देशांतर रेखा। दोनों रेखाओं का मूल जो उद्देश्य है वो है किसी भी स्थान विशेष की एक तो स्थिति का पता लगाना, स्थिति स्थान का पता लगाना। ये तो दोनों का कॉमन उद्देश्य है जो दोनों में आ जाएगा। एक है अक्षांश और एक है देशांतर। अक्षांश रेखा का मूल उद्देश्य है जलवायु का पता लगाना और देशांतर रेखा का मूल उद्देश्य है समय का पता लगाना। समय का पता लगाना कि भाई भारतवर्ष की जलवायु कैसी है तो अक्षांश रेखाओं के आधार पर निर्धारण किया जा सकता है। देशांतर रेखाओं के आधार पर पता लगाया जा सकता है कि अभी अमेरिका में रात है या दिन है, ग्रीनलैंड में क्या है, ऑस्ट्रेलिया में क्या है, ईरान इराक में क्या है, सऊदी अरब में क्या है। ऐसे दिन का पता लगाया जा सकता है, समय का पता देशांतर रेखाओं के आधार पर और अक्षांश रेखाओं के आधार पर अक्षांश जलवायु का पता लगाया जा सकता है। अब हम पूरे इस विश्व को समझने से पहले, इन अक्षांश रेखाओं को समझने से पहले हम एक एक अक्षांश रेखा की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अक्षांश रेखाओं की। किन की बात करेंगे? अक्षांश रेखाओं की। आप लोग उद्देश्य से चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये लो अक्षांश रेखाएं। बिल्कुल शॉर्ट में मैं यहाँ पर समझाऊंगा आप लोगों को एक एक लाइन में। ये संपूर्ण विश्व है और इस संपूर्ण विश्व के अंतर्गत हमें अक्षांश रेखाओं के बारे में ही समझना है। एक लाइन यहाँ आधी लिखेंगे, पूरी नहीं लिखेंगे। इतना लिख के और पढ़ के भी क्या करोगे? छोटे में समझो,
ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। अक्षांश रेखाएं ये है काल्पनिक होती है, ये आएगा पेपर में मुख्य शब्द, यही याद रखना है। आजाद शब्द हो सकते हैं लेकिन ये रेखाएं कैसी है? काल्पनिक। ये किसी को दिखाई नहीं देती, ये किसी को दिखाई नहीं देती, नहीं देती। अरे दिखाई नहीं देती तभी तो काल्पनिक है, दिखाई नहीं देती तभी तो काल्पनिक है। तो अक्षांश रेखाएं काल्पनिक होती है। अक्षांश रेखाएं कैसी होती है? काल्पनिक होती है। अक्षांश रेखाओं का मूल जो उद्देश्य है किसी भी स्थान विशेष की स्थिति व जलवायु का पता लगाया जा सकता है। इनके आधार पर, अक्षांश रेखाओं के आधार पर। यह क्षैतिज होती है। कैसी होती है? क्षैतिज, अर्थात ये ऐसी आड़ी होती है। आड़ी रेखाओं को क्षैतिज रेखाएं कहा जाता है। इन्हीं रेखाओं के बारे में यूँ कहा जाता है कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या, अक्षांश रेखाओं की अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179 होती है। कितनी होती है? 179। ये अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या होती है। और अक्षांशों के अंश 181 होते हैं। कितने होते हैं? 181। ये कैसे होते हैं इनको समझते हैं इधर। जैसे कि ये ब्लैंक खाली गोला, इराटोस्ट्रीज ने जैसा बताया था कि भाई पृथ्वी कैसी है? गोल है। पृथ्वी कैसी है? गोल है। अक्षांश रेखाओं को यहाँ हम घेरते हैं। इनमें सबसे पहले इस 0 डिग्री का निर्धारण किया गया। सबसे पहले जिस रेखा का निर्धारण किया जाएगा और जहाँ से मुहिम स्टार्ट की जाएगी वो 0 से की जाती है, तो सबसे पहले जिस रेखा का निर्धारण किया गया उसे अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश क्या कहा जाता है? 0 डिग्री अक्षांश। इस 0 डिग्री अक्षांश ने, चूंकि ये पूरी पृथ्वी है, चूंकि ये पूरा विश्व है, तो इसे ही 0 डिग्री अक्षांश ने पूरे विश्व को 2 भागों में बांट दिया। ये वाला भाग उत्तर कहलाया और ये वाला भाग दक्षिण कहलाया। ये वाला भाग दक्षिण कहलाया, अर्थात उत्तर और दक्षिण। अब हम बात करेंगे आगे जाकर दिशाओं की। किनकी बात करेंगे? दिशाओं की। लेकिन दिशाओं को हम लोग बाद में समझेंगे बंदों। और याद रखना आप लोग कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा के आधार पर ही 2 दिशाओं का निर्धारण किया गया, एक उत्तर और दक्षिण। उत्तर को नॉर्थ कहते हैं और दक्षिण को साउथ कहते हैं। तो यहाँ N फॉर नॉर्थ और NS फॉर साउथ। बाद में करेंगे उनकी बात। पहले हम अक्षांश रेखाओं को समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, इन अक्षांश रेखाओं के आधार पर ये 0 डिग्री अक्षांश आप लोगों को दिखाई दे रही है। इस 0 डिग्री अक्षांश ने पूरे विश्व को 2 बराबर भागों में बांट दिया। ऊपर वाला उत्तरी भाग उत्तरी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है और नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। 0 डिग्री अक्षांश है, पूरे विश्व को 2 भागों में बांटा, तो इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। ये बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा जब 6th 7th पढ़ी होगी तो। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा ये भूमि भी है तो इसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। भूमध्य रेखा, ये यूँ कहते हैं कि एक अक्षांश रेखा के माध्यम से पूरे विश्व को समझा नहीं जा सकता, इसीलिए प्रत्येक एक और काल्पनिक रेखा का हम निर्धारण करेंगे। प्रत्येक 111 किलोमीटर की दूरी पर अगली अक्षांश रेखा का निर्धारण करेंगे। जब अगली अक्षांश रेखा का निर्धारण करेंगे तो ये पाएंगे कि ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है ये इन सभी में सबसे ज़्यादा लंबी है, इसीलिए इसे वृत्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृत्त कहा जाता है। 111 किलोमीटर की इनकी दूरी है, प्रत्येक के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। आगे चलते जाएंगे तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई, जैसे कि यहाँ लिख के बताऊँ मैं आप लोगों को कि हम भूमध्य रेखा से ज्यों ध्रुवों की तरफ जाएंगे त्यों अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती जाएगी, लेकिन उनकी बीच की दूरी समान
बनी रहेगी, बनी रहेगी। यह देख रहे हो आप लोग, ये 0 डिग्री अक्षांश से जब हम ऊपर जाएंगे तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी तो समान है 111 किलोमीटर, और दो अक्षांश रेखाओं के बीच के जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को जलवायु कटिबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जलवायु कटिबंध कहा जाएगा इनके बीच के क्षेत्र को। जो जो हम ध्रुवों की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं तो इनकी लंबाई कम होती जा रही है, होती जा रही नहीं होती जा रही। अक्षांश, 2 अक्षांश, 3 अक्षांश, 4 अक्षांश, 5 अक्षांश, 6 अक्षांश, और यहाँ पहुँचते पहुँचते 90 अक्षांश हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 90 अक्षांश। क्योंकि पृथ्वी गोल है, उत्तरी गोलार्ध में भी 90 और दक्षिणी गोलार्ध में भी क्या है? 90। जैसे कि 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री अक्षांश से हम जब उत्तरी गोलार्ध में जाते हैं तो 90 अक्षांश, और जब दक्षिणी अक्षांश में जाते हैं तो 90 अक्षांश। अब यूँ कहते हैं कि अक्षांश रेखाओं की यदि कुल संख्या की बात की जाए तो यहाँ रेखाएं 179 हैं, और यहाँ पे अक्षांशों के जो अंश हैं वो 181 हैं। यहाँ पे बात करते हैं हम 90 नॉर्थ प्लस 90 साउथ प्लस 1 भूमध्य रेखा। अब इनको जोड़ेंगे तो ये देखेंगे इनकी कुल संख्या 181 होती है। कितनी होती है? 90 और 90 तो 80, कितने होंगे? 90 और 90 180, और ये एक देखेंगे तो कितने हो जाएंगे? 181, 181। लेकिन आप लोगों को पता है कि हम जैसे ही भूमध्य रेखा से जो आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि यहाँ पे जो 90 नॉर्थ है, अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती जा रही है, और ध्रुवों पर पहुँचते पहुँचते ये रेखा नहीं रह जाएगी। क्या नहीं रह जाएगी? रेखा। ये तो एक बिंदु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक बिंदु। अर्थात 90 जो अक्षांश है, 90वीं अक्षांश नंबर की जो रेखा है वो रेखा नहीं रहेगी, वो मात्र एक बिंदु रह जाएगा। अर्थात हम 90 यहाँ और 90 यहाँ, इस 90 नंबर के और 90 नंबर नॉर्थ और 90 नंबर साउथ, इन दो रेखाओं को इनमें से क्या कर देंगे? कम कर देंगे। तब जाके रेखाओं की संख्या 179 होगी। कितनी होगी? 179। अर्थात अक्षांशों के अंश को कितने हो जाएंगे? 181, और रेखाएं कितनी हो जाएगी? 179। ये अक्षांश रेखा है। अब इसी के अंतर्गत ये देखा होगा कभी आप लोगों ने कि जो हम लोगों का भारत है वो हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में है। कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। अब ये उत्तरी गोलार्ध में है तो भारत की स्थिति जब हम स्टार्ट करेंगे, प्रारंभ करेंगे, तो देखो छोटा सा भारत बनाते हैं और इसे कल्पना के माध्यम से मात्र अक्षांशीय स्थिति को ही देखेंगे कि ये भारत है, और इस भारत के अंतर्गत कभी आप लोगों ने देखा हो तो 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश है, 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य भारत स्थित है। तो भारत यहाँ से 1 2 3 4 तो यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि ये भारत है हम लोगों का यहाँ उत्तरी गोलार्ध में, ये भारत, ये लो ये भारत 8 डिग्री 4, क्योंकि हम जब 0 डिग्री से आगे बढ़ेंगे तो अक्षांश बढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पहुँचते हैं 8 पहुँचते हैं 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और यहाँ पहुँचते पहुँचते 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। अर्थात ये भारत की अक्षांशीय स्थिति होगी। कैसी क्या होगी? ये अक्षांशीय स्थिति। 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य भारत स्थित है। अब कौन से गोलार्ध में कौन सी जगह है हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं हम लोगों का पढ़ना मूल उद्देश्य नहीं था, वरना इनको हम और भी ज़्यादा अंदर जाके डीप में से पढ़ते हैं। लेकिन हम लोगों का मूल उद्देश्य भारत की स्थिति और विस्तार का पता लगाना। इस स्थिति और विस्तार के अंतर्गत ये 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश। अब बताओ 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से ऊपर चलेंगे तो 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, और यहाँ पहुँचते पहुँचते उत्तर तक कितने हो जाएंगे? 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। अर्थात भारत 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका। अब अक्षांश रेखाओं को समझने के बाद में हम देशांतर रेखाओं की बात करते हैं कि हमने यहाँ तक तो बात कर ली कि ये जो भारत है इस भारत के अंतर्गत बचपन में कभी मानचित्र देखा हो आप लोगों ने छोटी क्लासों में, तो ये भारत से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इस कर्क रेखा को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। शायद देखा होगा आप लोगों ने। और यहाँ पे ये जैसे कि हम लोगों के कोई प्लॉट है, कोई भूखंड है, उस भूखंड के अंतर्गत सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि उसके दायां कौन है, बायां कौन है, आगे कौन है, पीछे कौन है। ऐसे स्थिति और विस्तार का जब पता लगाते हैं तो यहाँ पे ये भारत का सबसे दक्षिणी छोर है, तो इस दक्षिणी छोर के अंतर्गत यहाँ पे ये भारत 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर इधर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। ये ऐसा अभी मैंने आप लोगों को बताया है।
अक्षांश रेखाओं के आधार पर। अब हम ये इन कोणों की बात करते हैं कि यहाँ पे कौन सा आएगा और यहाँ पे क्या आएगा। इधर अक्षांशीय स्थिति है कि भारत 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर से 30 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। अर्थात क्वेश्चन यहाँ पे ये बन जाता है कि भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है। पहला क्वेश्चन ये है, तो भारत की अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। लेकिन उसी ग्लोब की बात करते हैं हम लोग, जिस ग्लोब के अंतर्गत हम लोगों ने अक्षांश रेखाओं को समझने का प्रयास किया था कि ये जो अक्षांश रेखाएं हैं भारत की, ये 0 डिग्री अक्षांश, और 0 डिग्री अक्षांश के अंतर्गत भारत यहाँ पे स्थित है। ये वाला ये 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य भारत स्थित है। ये भारत की अक्षांशीय स्थिति और इस ग्लोब के अंतर्गत। यहाँ हम बात कर लेते हैं भारत की कि भारत पूरे विश्व में उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा की दृष्टि से। कौन सी दृष्टि से? 0 डिग्री अक्षांश रेखा की दृष्टि से। अक्षांश रेखाओं को हम लोगों ने समझा कि अक्षांश रेखाएं काल्पनिक होती है, ये क्षैतिजीय होती है, एक दूसरे के बीच में 111 किलोमीटर की दूरी होती है, काल्पनिक भी होती है, किसी को दिखाई नहीं देती। अक्षांश रेखाओं का जो मूल उद्देश्य बताया था वो किसी भी क्षेत्र विशेष की जलवायु का पता लगाना था। संपूर्ण विश्व के अंतर्गत अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या हमने बताई थी 179 179। अक्षांशों के अंशों की संख्या बताई 181। फिर हम देशांतर रेखाओं की बात करते हैं। किन की बात करते हैं? देशांतर रेखाओं की। ये देशांतर जो रेखाएं होती है, इनका मूल जो उद्देश्य है किसी भी स्थान विशेष के समय का पता लगाना। किसका पता लगाना? समय का पता लगाना। समय के साथ साथ किसी भी स्थान विशेष के स्थान का भी पता लगाती है और स्थिति का भी पता लगाती है। किसका पता लगाती है? स्थिति का भी पता लगाती है। देशांतर रेखाएं जो होती है वो ऊर्ध्वाधर होती है। कैसी होती है? ऊर्ध्वाधर। अर्थात ये जो रेखाएं रहती है ये खड़ी रहती है। जैसे कि यहाँ देखा होगा संपूर्ण विश्व में ग्लोब में आप लोगों ने, इसे 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? 0 डिग्री देशांतर। और जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इस 0 डिग्री देशांतर रेखा ने फिर वापस पूरे विश्व को 2 भागों में बांट दिया। ये वाला जो भाग था इसका, ये पूर्वी गोलार्ध कहलाया। क्या कहलाया? पूर्वी गोलार्ध। और ये वाला जो भाग है इसका, ये पश्चिमी गोलार्ध कहलाया। क्या कहलाया? पश्चिमी गोलार्ध। अर्थात सबसे पहले 0 डिग्री अक्षांश रेखा के आधार पर 2 रेखाओं का निर्धारण हुआ कि ये वाली जो रेखा, ये वाली जो दिशा है, ये दिशा है उत्तरी दिशा, और ये जो दिशा है ये दक्षिणी दिशा है। लेकिन इस 0 डिग्री देशांतर ने पूर्वी दिशा और पश्चिमी दिशा का भी क्या कर दिया? निर्धारण कर दिया। इसी के आधार पर हम देखेंगे कि पहले 0 डिग्री अक्षांश के दृष्टिकोण से भारत कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। अब हम नाम देंगे कि 0 डिग्री देशांतर के दृष्टिकोण से, 0 डिग्री देशांतर के दृष्टिकोण से भारत कौन से गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध। अर्थात हम एक साथ कहेंगे कि भारत पूरे विश्व में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यदि 0 डिग्री देशांतर के दृष्टिकोण से ही देखा जाए तो भारत मात्र पूर्वी गोलार्ध में है, और यदि दक्षिणी के अंतर्गत या इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत मात्र उत्तरी गोलार्ध में है। अर्थात दोनों को यदि एक साथ नाम दिया जाए तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब हम बात कर लेते हैं अक्षांश रेखाओं की कि जो अक्षांश रेखाएं, अक्षांशों के बाद में देशांतर रेखाएं किसी भी स्थान विशेष के समय का पता लगाती हैं। और एक देशांतर रेखा से संपूर्ण विश्व को नहीं समझा जा सकता। जैसे एक काल्पनिक रेखा अक्षांश के माध्यम से नहीं समझा जा सकता, वैसे ही देशांतर रेखाओं के माध्यम से भी नहीं समझा जा सकता। देशांतर रेखाओं के माध्यम से नहीं समझा जा सकता तो 0 डिग्री देशांतर के बाद में इधर आगे चलेंगे तो और भी देशांतर रेखाएं बनाएंगे। तरबूज देखा होगा आप लोगों ने, ऐसी खड़ी लाइनें रहती है। ये जो खड़ी लाइनें आप लोगों को दिखाई देती है ऊर्ध्वाधर रेखाएं, इनको हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये देशांतर रेखाओं की बात की जाए तो प्रत्येक 111 किलोमीटर की दूरी पर 111.32 किलोमीटर की दूरी पर 2 अक्षांश रेखाएं खींची जाती है। कितनी अक्षांश रेखाएं खींची जाती है? 2 अक्षांश। एक अक्षांश रेखा के बाद में दूसरी अक्षांश रेखा का निर्धारण किया जाता है 111.32 किलोमीटर की दूरी पर। ये जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को काट देगी, इसे तो ग्रीड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीड। क्या कहते हैं इसे? ग्रीड। लेकिन इनका जो जाल बन गया उसे तो ग्रिड कह देंगे, लेकिन ये जो बीच का जो क्षेत्र बन गया इसे टाइम जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइम जोन। बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? टाइम जोन। इनके बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा? टाइम जोन। जैसे अक्षांश रेखाओं के बीच का क्षेत्र कहला रहा था जलवायु जोन। कौन सा जोन? जलवायु जोन। अब यहाँ से हम आगे चलेंगे तो ये 0 डिग्री जो देशांतर है, इस 0 डिग्री देशांतर के भी अनेक नाम है। इसी 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच कहा जाता है। इस ग्रीनविच के साथ साथ इसे प्रधान देशांतर कहते हैं। इसे विश्व का मानक समय कहते हैं।
इसे विश्व का मानक समय कहा जाता है, इसे विश्व का स्टैंडर्ड टाइमलाइन के नाम से जाना जाता है, मानक समय से कहा जाता है। इसे प्रधान यामोत्तर भी कहा जाता है, इसे प्रधान देशांतर, प्रधान यामोत्तर के नाम से जाना जाता है। इसे विश्व का मानक समय कहते हैं क्योंकि ये जो रेखा है ये ग्रीनलैंड से होकर गुजरती है, तो इसे ग्रीनलैंड और ग्रीनविच के नाम से भी इसे जाना जा सकता है। ये रेखा जो होती है टाइम का पता लगाती है। अब आप लोगों को सामान्य तौर पर पता है कि पूर्व की तरफ सूर्य उदय होता है। क्या उदय होता है? सूर्य उदय। बोलो क्या उदय होता है? सूर्य उदय। जब ये सूर्य उदय पूर्व की तरफ होता है तो यहाँ पे सबसे पहले सूर्य की किरणें पड़ती है पूर्वी दिशा के अंतर्गत। जब यहाँ पूर्वी दिशा के अंतर्गत सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है तो ये कहते हैं कि एक देशांतर को पार करने में सूर्य की किरणें 4 मिनट का समय लेती है। कितने मिनट का? 4 मिनट का समय लेती है। तो पूर्व की तरफ यदि देशांतर रेखाओं की बात की जाए तो ये देशांतर रेखाएं इधर 180 है और इधर पश्चिम में भी बात की जाए तो 180 कहाँ है? पश्चिमी गोलार्ध में, क्योंकि गोलार्ध दो गए, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। और देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 180 तो पूर्वी गोलार्ध में, 180 पश्चिमी गोलार्ध में, और एक बीच का है, इसे आईडीएल के नाम से जाना जाता है, इंटरनेशनल डेट लाइन। किसके नाम से जाना जाता है? आईडीएल, इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं देशांतर रेखाओं की कुल संख्या की। तो जो देशांतर रेखा है 180 तो पूर्वी गोलार्ध में, ईस्ट पूर्वी गोलार्ध में, और 180 पश्चिमी गोलार्ध में अर्थात वेस्ट पश्चिम में। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 360। जब 360 देशांतर रेखाओं की कुल संख्या हो जाती है तो एक देशांतर को पार करने में सूर्य की किरणें 4 मिनट का समय लेती हैं। तो 360 देशांतर को पार करने में सूर्य की किरणें कितना समय लेगी? तो इसे 4 से गुणा कर देते हैं। जैसे 4 से गुणा करेंगे तो ये 1440 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 1440। तो 1440 होंगे तो ये 1440 मिनट हो गए। अब मिनट को घंटों में बांटते हैं तो 60 का भाग दे देंगे, 60 का भाग देंगे तो ये जाएगा कितनी बार? 24 बार। बोलो कितनी बार? 24 बार। अर्थात संपूर्ण विश्व के अंतर्गत कितने टाइम जोन माने जाते हैं? 24 टाइम जोन माने जाते हैं। खैर हम लोगों को इन देशांतर रेखाओं से कोई मतलब नहीं है, हम लोगों को तो भारत की स्थिति और विस्तार से मतलब है। आगे चलेंगे तो 1 देशांतर, 2 देशांतर, 3 देशांतर, यहाँ पहुँचते 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर और यहाँ 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य भारत स्थित है। अब हम लोगों का वास्तव में जो स्थिति और विस्तार जो मानचित्र हमने पहला बनाया था उसी मानचित्र को हम लोग पहला बनाने का प्रयास करेंगे। ये तो कचरा हो चुका, आप लोग क्या स्क्रीनशॉट लोगे इनका? चाहो तो ले लो। अब हमने जहाँ मानचित्र छोड़ा था उसी मानचित्र को, जैसे कि हम लोग भारत की स्थिति और विस्तार को पढ़ेंगे तो भारत की स्थिति एवं विस्तार, भारत की स्थिति और विस्तार को यहाँ से समझते हैं और वापस वही मानचित्र जो पहले आप लोगों के सामने बना दिया था और वापस देखना। आप लोग भी अपनी नोटबुक के अंतर्गत जैसे जैसे मैं बनाता हूँ मेरे साथ ही साथ करने का ऐसे ही प्रयास करें तो आप लोग भी सीख जाओगे। जब तक हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जब तक ये मानचित्र पे ही पढ़ेंगे और मानचित्र बनाते ही रहेंगे, आप लोग बार बार बनाओगे तो अच्छे से सीख जाओगे। देखो ये मानचित्र है और इसके अंतर्गत हमने भारत की स्थिति और विस्तार को समझने का प्रयास किया कि भारत 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। बंदो ये उत्तरी दिशा है और ये दक्षिणी दिशा है। मैंने यहाँ भी उत्तर लिखा, मैंने यहाँ भी उत्तर लिखा, कारण हम उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और भारत 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ये भारत की स्थिति और विस्तार, इसीलिए हम लोगों ने इतना समझने का प्रयास किया कि ये स्थिति और विस्तार कहाँ से आया। आप लोगों के दिमाग में ऐसा क्वेश्चन उठता, ये भारत का स्थिति विस्तार ही नहीं, संपूर्ण विश्व में कोई सा भी भूखंड है उस भूखंड के अंतर्गत ऐसे ही स्थिति और विस्तार से उसे समझा जा सकता है। आगे जाकर हम राजस्थान का स्थिति और विस्तार भी देखेंगे। यदि हमें कोई राजस्थान का विशेष राज्य पढ़ना है तो उसका स्थिति और विस्तार भी देखा जाएगा। ये स्थिति और विस्तार किस सिद्धांत के आधार पर प्रस्तुत किया गया है?
उसे भी समझने का प्रयास करेंगे। पहले हम लोग भारत 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य भारत स्थित है। इसमें के अंतर्गत हम भारत की यहाँ बातें करेंगे अच्छे से कि भारत की स्थिति और विस्तार के अंतर्गत किस किस को समझने का प्रयास करेंगे। हमने यहाँ भी पूर्व लिखा और हमने यहाँ भी पूर्व लिखा, लिखा नहीं लिखा। पहले जब हमने इंकेटियस की बात की थी तब हमने दिशाओं की बात की थी कि ये जो संपूर्ण विश्व है, इस संपूर्ण विश्व के अंतर्गत सबसे पहले जिन दिशाओं का निर्धारण किया गया वो 2 दिशाएं थी। एक दिशा थी उत्तर और एक दिशा थी दक्षिण। कौन सी रेखाओं के माध्यम से? अक्षांश रेखाओं के माध्यम से। ये जो 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश, ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा के माध्यम से उत्तर और ये दक्षिण। अब इन्हीं की बात हम लोग आगे मुहिम स्टार्ट करते हुए देखते हैं कि ये जो उत्तर है और ये जो दक्षिण है, इसी के अंतर्गत एक और रेखा को समझा था, उसे देखा था हम लोगों ने, ये देशांतर रेखा। देशांतर रेखा, इस देशांतर रेखा के बाद में हम लोगों ने भारत को यहाँ समझा कि भाई भारत यहाँ है, भारत का स्थिति और विस्तार। इसके अंतर्गत देखो, यहाँ पे देखो आप लोग कि ये जो दिशा है, ये देशांतर रेखा के आधार पर ये पूर्वी दिशा है, ये पश्चिमी दिशा है, पश्चिमी दिशा है। अब ये कहते हैं कि ये भारत यहाँ पे स्थित है, अर्थात भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत स्थित है। इसीलिए हमने यहाँ भी उत्तर लिखा और यहाँ भी उत्तर लिखा, यहाँ भी हमने पूर्व लिखा और यहाँ भी पूर्व लिखा, क्योंकि हम लोग उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की बात करते हुए हम ये देखते हैं कि भारत का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार, तो भारत 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। एक तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है आप लोगों से कि भारत 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है, और एक यूँ भी पूछा जा सकता है कि भारत से होकर कितने अक्षांश गुजरते हैं, भारत से होकर कितने अक्षांश गुजरते हैं। तो बड़े अक्षांश में से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश में से 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश को हम जैसे ही घटाएंगे तो सामने आ जाएगा, 6 में से 4 गए तो 2, और इधर 7 8 में से इधर देखेंगे 33 में से 8 गए तो इधर एक दाई उधार ले लेंगे तो यहाँ हो जाएंगे 17, और 17 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 9, और यहाँ पे 2 बचे थे अर्थात 29। तो भारत से होकर कितनी अक्षांश रेखाएं गुजरती है? 29 2। कितनी अक्षांश रेखाएं गुजरती है? 29 2। आगे देखते हैं भारत का देशांतरीय विस्तार, तो भारत 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भारत से होकर कितनी देशांतर रेखाएं गुजरती है। तो भारत से होकर गुजरने वाली देशांतर रेखाओं में यदि बात करेंगे तो बड़े देशांतर में से 97, 25 में से 68 7 घटा देंगे। कितने घटा देंगे? 68 7। तो 25 में से 7 गए तो 18 बचे। कितने बचे? 18। बोलो कितने बचे? 18। आगे देखेंगे कि यहाँ पे वही लेंगे, इधर 7 में से 8 नहीं जा सकते तो एक दाई उधार लेंगे इधर, तो दे 17 हो जाएंगे, 17 में से 8 जाएंगे तो 9 बचेंगे। फिर यहाँ पे बचे 8, और 8 में से 6 गए तो 29। अर्थात भारत से होकर कितनी देशांतर रेखाएं गुजरती है? देशांतर रेखाएं गुजरती है तो भारत से होकर 29 18 देशांतर रेखाएं, और यहाँ अक्षांश रेखाएं कितनी गुजरती है? अक्षांश रेखाएं तो 29 2 अक्षांश रेखाएं भारत से होकर इधर से गुजरती है। तो ये भारत का स्थिति और विस्तार है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि भारत से होकर कितनी अक्षांश रेखाएं, तो ये अक्षांश रेखाएं मूल रूप से भारत से होकर कौन सी प्रधान अक्षांश रेखा गुजरती है, तो उस अक्षांश रेखा को हम लोग समझेंगे कि ये कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। एक तो ये जो प्रधान अक्षांश भारत के मध्य से होकर गुजर जाती है, जो एक भारत तो ये उत्तरी भारत और ये वाला दक्षिणी भारत से हो सकती है। आराम से समझना, बिल्कुल जीरो से और छोटा छोटा एक साथ विस्तार देने से आप लोगों को कुछ समझ में आने वाला नहीं है।